हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखनारिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होता है, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो सब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन के बारे में। जब भी हमको माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन के बारे में सुनना आता है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिजॉल्विंग पावर को अफेक्ट करते हैं, हम कैसे किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं और मैग्निफिकेशन क्या है। तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिजॉल्विंग पावर से। तो क्या होती है रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की? देखो, कोई भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उसकी वो एबिलिटी होती है जिसमें कि वो बहुत ज्यादा क्लोज रखी हुई दो चीजों को दो ही दिखा सके। मतलब देखो, सपोज एक पेपर के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर हमने मार्कर से दो बहुत पास पास डॉट्स लगा दी और उसको अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी इमेज नजर आती है यानी कि उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है वो बहुत बेकार है, इस माइक्रोस्कोप का कोई इस्तेमाल नहीं। अगर माइक्रोस्कोप में उन दोनों डॉट्स की इमेज इस तरीके से नजर आती है, ऐसे नजर आती है, यानी कि यहाँ पे रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर है लेकिन काम का ये भी नहीं है क्योंकि हमारी स्टडी ठीक से नहीं हो पाएगी। अगर कोई माइक्रोस्कोप क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को सेपरेट एंटिटी दिखाए, मतलब इस तरीके से दो डॉट्स अलग अलग डॉट में नजर आए, तो उस माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छी है। माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसे हम डी से डिनोट करते हैं और ये रेजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजोल्यूशन लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी उतनी ही रेजोल्यूशन पावर, रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, रेजोल्यूशन लिमिट, है ना। क्या इफेक्ट करती है? रेजोल्यूशन लिमिट। फिर देखो, जो रेजोल्यूशन लिमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और एंगुलर अपर्चर के। ठीक है, अब ये जो साइन है इसको मैं इसकी जगह पे मैं कांस्टेंट लगा सकती हूँ, यानी कि कांस्टेंट हटा देंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके हम जब यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन अल्फा है, यानी कि एंगुलर अपर्चर, इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर भी कहते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देंगे, 0.61 लैम्डा अपॉन Na। ये हमारे दो रेजोल्यूशन लिमिट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना। इसमें से हमें कोई भी एक चीज पूछ लेंगे और बची हुई सारी चीजों की वैल्यू हमें दे रखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब पहला हो गया कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है रेजोल्यूशन लिमिट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और कहाँ पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है हमारे वेवलेंथ पे। देखो, वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटेड लाइट ऑन स्पेसिमेन, जो भी लाइट हम स्पेसिमेन के ऊपर डालते हैं उसकी वेवलेंथ पे रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है। जो भी हमारा स्पेसिमेन है वो जितना छोटा होगा उसको हम उतनी ही कम वेवलेंथ में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ठीक करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सराउंडिंग द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के चारों तरफ जो मीडियम होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके ऊपर भी रेजोल्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, देखो जब एयर भरी हुई होती है ना इस एरिया में, देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा स्पेसिमेन है।
यहाँ पे स्लाइड पे रखा हुआ हमारा स्पेसिमेन। ठीक है, तो स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो मीडियम होता है, उस मीडियम के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पे रेजोल्यूशन डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाइट हम यहाँ पे ऐसे डालते हैं नीचे से स्पेसिमेन के ऊपर, एयर होने की वजह से वो लाइट डिफ्रैक्शन की वजह से इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कि हमको इमेज ठीक से नजर नहीं आती है। ठीक है, डिपेंड करती है वो है एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर क्या होता है? देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो भी हम देख रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसका जो आधा होता है उसको हम एंगुलर अपर्चर कहते हैं। ठीक है, ये एंगुलर अपर्चर है। इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पर ये एंगुलर अपर्चर है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हैं वैसे वैसे एंगुलर अपर्चर का जो वैल्यू है, जो एंगल है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हमारा रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन लिमिट पे, वेवलेंथ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और एंगुलर अपर्चर। देखो, हमने जो पीछे इंडेक्स लिखा था उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हमारी रेजोल्यूशन पावर डी लैम्डा साइन अल्फा एन और एन ए के बढ़ाने और घटाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ये फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा कि डी is inversely proportional to 0.61 lambda upon n into sin alpha। यही हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.61 lambda upon numerical aperture और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब अगर रेजोल्यूशन लिमिट हमारी इंक्रीज करेगी तो रेजोल्यूशन क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेजोल्यूशन कैसी होगी? वो डिक्रीज करेगी। ये देखो, ठीक है, अगर n की वैल्यू, ये n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेजोल्यूशन वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। देखो, n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर रेजोल्यूशन भी इंक्रीज करेगी। अगर साइन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजोल्यूशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो साइन अल्फा इंक्रीज की तो रेजोल्यूशन भी इंक्रीज होगा और हो जाएगा वो रेजोल्यूशन लिमिट कैसी होगी? वो कम हो जाएगी। अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा होगा तो रेजोल्यूशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इस इंडाइस को आप इन फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बेसिस पे आप इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें रेजोल्यूशन पावर बढ़ानी है तो हमें अल्फा बढ़ाना होगा कि साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाना होगा कि कम करना होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाना होगा कि कम करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप इस टेबल से और इन फॉर्मूले से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि किन किन चीजों पे डिपेंड करती है रिजॉल्विंग पावर। अब हम पढ़ते हैं कि रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, मैंने कहा था कि जितनी कम वेवलेंथ होगी लाइट की उतनी ही ज्यादा हम अच्छे तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे। तो वेवलेंथ को कम करने के लिए हम विजिबल रेंज से नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे हमारे माइक्रोस्कोप जो होता है वो बदल जाता है। देखो, जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम 0.2 माइक्रोमीटर तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। मतलब उसकी रेंज, यहाँ तक की रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं। उससे कम वेवलेंथ वाले होते हैं यूवी रेंज, जिसमें कि हम 0.1 माइक्रोमीटर तक के ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ये उनकी लिमिट होती है। अगर हम उससे भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना चाहें तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बीम को डालते हैं, उसकी जो रिजोल्यूशन होता है वो 0.002 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, तो हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को कम करके रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन को कम करते हैं। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। स्पेसिमेन के सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा करके हम रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं।
कैसे? देखो जैसा मैंने पहले बताया था, जब एयर होती है तो लाइट जो होती है वो डिफ्रैक्शन के थ्रू इधर उधर चली जाती है, जिससे कि स्पेसिमेन ठीक नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ये जो एयर स्पेस है जहाँ पे पहले एयर बढ़ी थी, उस स्पेस को हम किसी भी सब्सटेंस से फिल कर देते हैं। क्या तो पानी डाल दें, ग्लिसरीन डाल दें, ऑयल डाल दें, सिडार ऑयल, या फिर इमर्जन ऑयल डाल दें। तो उससे क्या होता है, इस वाले मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट जो होती है, जो भी लाइट नीचे से आती है, वो डिफ्रैक्शन करने की बजाय सारी सारी ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, जिससे कि हमें ऑब्जेक्टिव जो भी हमने हमारा स्पेसिमेन है उसकी इमेज हमें बहुत अच्छे से नजर आती है। तीसरा, हम कैसे रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, बाय मूविंग ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि देखो, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाएं, ऑब्जेक्टिव लेंस को स्पेसिमेन की साइड लाएंगे या स्लाइड की साइड लाएंगे, वैसे वैसे एंगुलर अपर्चर जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। एंगुलर अपर्चर की वैल्यू बढ़ जाने से क्या होगा कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मैंने बताया था कि साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ जाने से रेजोल्यूशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, और एक तरीका है, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के जो थिकनेस है उसको बढ़ा दें, है ना, तो भी अपर्चर जो एंगुलर अपर्चर होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात मैग्निफिकेशन की। क्या होता है मैग्निफिकेशन? देखो, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो कितना गुना बढ़ गया है, वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है। मतलब सपोज ये एक जो ऑब्जेक्ट था, जो स्पेसिमेन था, वो 1 मिलीमीटर का था, और अब यहाँ पर हमको इमेज जो हो रही है वो 10 मिलीमीटर की नजर आ रही है। मतलब है कि वो 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, और ये जो बढ़ना होता है वो कैसे होता है, वो इमेज जो होती है वो बढ़ती कैसे, उसमें मैग्निफिकेशन कैसे आता है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। ठीक है, जितनी हम मैग्निफिकेशन पावर आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होती है। जो आईपीस होता है वो हम मैक्सिमम टाइम 10x का ही यूज करते हैं। हम केवल ऑब्जेक्टिव लेंस की ही मैग्निफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके जो लेंसेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि 4x का, 10x का, 40x का, 100x का। ठीक है, तो अगर मान लो हमने आई पीस 10x का लिया है और ऑब्जेक्टिव पीस जो है हमारा 4 है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 40। यानी कि यहाँ पर जो इमेज है वो 40x मतलब 40 गुना हमें बड़ी नजर आएगी। अगर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 10x का ले लिया, तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी 100। यानी कि यहाँ पे इमेज हमें 10x ज्यादा बड़ी नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर 40x की मैग्निफिकेशन है, 100 की, यहाँ पे 400 की, यहाँ पे 1000 की। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1400 उसकी लिमिट होती है। मतलब है कि वो 1400 गुना तक सिर्फ दिखा सकता है, वो भी तब जब हम एयर की जगह वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दें। अगर वहां पर एयर स्पेस है, ठीक है, तो वहां पर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज को केवल 1000 टाइम बड़ा ही देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा है, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग इस टाइम जो भी क्वेश्चन हमने पहले पूछे थे कि रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रिजॉल्विंग पावर को अफेक्ट करते हैं, हम कैसे किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, और मैग्निफिकेशन क्या है, वो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।